नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लगातार आपको जो है यूपी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। हम जो आपको हिंदी के नोट्स के साथ जो क्लास दे रहे हैं, या क्लास न कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल अर्थात यूपी टेट सी टेट से लेकर के तमाम उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है जहां पर हिंदी आता है। मैं आपसे एक सहयोग की अपेक्षा रखता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस देंगे, तभी जाकर के हम अगला वीडियो बनाने के लिए उद्यत होंगे। आप सभी लोग अब तक जो है, अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखा है, मैं एक प्लेलिस्ट बनवा देता हूं हिंदी मास्टर क्लास के नाम से। उस वीडियो को उस प्लेलिस्ट में जो है एकदम जो है अच्छे से लगा दिया जाएगा वीडियो। आप लोग एक एक वीडियो क्रम वाइज देखते रहिएगा। और आपने अभी तक क्या पढ़ा? आपने अभी तक पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के भेद कितने होते हैं, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है। वर्ण को पढ़ने के बाद आज हम पहुंच चुके हैं, वर्ण समाप्त होता है तो उसके बाद की जो कड़ी होती है वो होती है शब्द। आज हम पहुंचे हैं शब्द रचना पर। एक शब्द का निर्माण कैसे कैसे होता है और शब्द की उन बारीकियों से हम परिचित होते हैं, उन टेक्निकलिटी से हम परिचित होते हैं जहां से आप वास्तव में परिचित नहीं हुए होंगे। अगर आप हिंदी को बिल्कुल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आसानी से और उस तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि हिंदी आपके दिमाग में कॉपी पेस्ट हो जाए, तो आपको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, जितना भी साधन है उस साधन के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूं और आपको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, हमारा उद्देश्य है कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं बेहतर से बेहतर कर पाएं। ठीक है, आइए चलिए शब्द रचना पर आज हम पहुंचे हैं। सबसे पहली बात, इस शब्द कहते किसे हैं। शब्द का जो मतलब कि परिभाषा होता है वह होता है वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक संघात को जो है शब्द कहते हैं। अब सार्थक संघात, संघात का मतलब होता है मिलन, सार्थक का मतलब होता है बेहतरीन, सार्थक का मतलब होता है ऐसा जिसका अर्थ हो, सार्थक अर्थात उसका अर्थ हो। अब जैसे हमने लिख दिया मां और यहां पर जो है चल, मां और का लिख दिया मक। अब मक का कोई अर्थ नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम यहीं पर का और मां को साथ साथ लगा देते हैं तो कम का अर्थ हो जाता है, लेकिन मां और का लिख देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो वर्णों के सार्थक संघात को ही शब्द कहेंगे, न कि वर्णों को इधर उधर रख दिया जाए वह शब्द नहीं होता है। अब जैसे हमने रख दिया या व ल स, अब एक कोई शब्द नहीं है, यह कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हमें सार्थक रखना है जिसका कोई अर्थ निकले। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राम, सीता, मामा, चाचा इत्यादि आप लिख सकते हैं। अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिएगा। अब दूसरी बात आती है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। क्या है? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं सार्थक का क्या मतलब होता है, जिसका अर्थ निकले, जिसका कोई अर्थ हो वह सार्थक कहलाता है। निरर्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ न निकले। ठीक है, जिसका कोई अर्थ न निकले। सबसे पहले हम सार्थक को पढ़ेंगे, उसके बाद हम निरर्थक को पढ़ेंगे। और सार्थक के अंडर में हम बहुत बड़ा एक टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन निरर्थक के अंदर हम बड़ा टॉपिक नहीं कवर करेंगे। तो पहले आप निरर्थक को लिख लीजिएगा कि निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो वह कहलाता है निरर्थक शब्द। जो है सार्थक शब्दों के साथ जुड़ करके अपना अस्तित्व बनाता है, लेकिन उस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, वह होता है निरर्थक शब्द। जैसे मैं आप अपने घर पे जाते हैं और अपनी मम्मी से कहते हैं मम्मी थोड़ा रोटी वोटी लाना। आप कहते हैं मम्मी थोड़ा रोटी वोटी लाना। ठीक है, ये जो वोटी वाला शब्द आता है, इस ओटी का कोई भी अर्थ नहीं होता है। हम बताते हैं, जैसे आपने देखा कि निरर्थक शब्द क्या कहते हैं। बीच में वीडियो कट हो गया था किसी कारणवश, देखिएगा। जैसे हो गया रोटी, रोटी के साथ जुड़ा है, रोटी एक सार्थक शब्द है, रोटी का एक अर्थ है, लेकिन इस ओटी का कोई अर्थ नहीं है। जैसे आप कहते हैं पानी वानी, ठीक है, पानी वानी कहते हैं तो इस पानी का तो अर्थ है, लेकिन इस वानी का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है,
आप कहते हैं लड़का वड़का, तो लड़का का तो अर्थ है लेकिन वड़का का कोई अर्थ नहीं है। तो जो सार्थक शब्दों के साथ जुड़ करके अपना अस्तित्व बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन उसका कभी कोई जिंदगी में अर्थ नहीं निकलता है, वही होते हैं निरर्थक शब्द। आपने निरर्थक शब्द का आसानी से, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख भी लिया होगा कि निरर्थक शब्द कहते किसे हैं, और समझ भी लिया होगा कि निरर्थक शब्द क्या होते हैं। ठीक है, अपने जीवन में इसका आप भरपूर प्रयोग करते हैं और आसानी से आप इसे समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं सार्थक शब्दों पर। देखिए, जो सार्थक शब्द होता है, यह सार्थक शब्द जो है जिसके अर्थ होते हैं, जिसका कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द। ठीक है, तो सार्थक शब्दों के 5 भेद होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के। सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। इसके 5 भेद होते हैं। इसे 5 आधार पर डिवाइड किया गया है। क्या? रचना के अनुसार सार्थक शब्द अलग होते हैं, उत्पत्ति या जन्म के आधार पर सार्थक शब्द अलग होते हैं, अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द अलग होते हैं, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर अलग होते हैं, और विकार या प्रयोग के आधार पर अलग होते हैं। ठीक है, तो आज हम जो बेसिकली इस वीडियो में अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे रचना के अनुसार। क्या है? रचना के अनुसार। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सार्थक शब्दों में सबसे ज्यादा यही आता है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर सार्थक शब्द 3 प्रकार के होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन काफी बार जो है यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी टीईटी आदि परीक्षाओं में पूछा गया है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। यहां से हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है योग रूढ़ शब्द, तीसरा होता है यौगिक शब्द। अभी तक हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग जानते होंगे योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं या यौगिक शब्द किसे कहते हैं या योग रूढ़ किसे कहते हैं, आप जानते होंगे। लेकिन आज हम इस तरीके से आपको बताएंगे कि आप जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे कि रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द होता क्या है। ठीक है, तो चलिए रूढ़ शब्द आप बात करते हैं। रूढ़ शब्द क्या होता है? यहां पर लिखा गया है, जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता है, जिनमें उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता है, वो कहलाते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ का मतलब क्या होता है? रूढ़ का मतलब, रूढ़ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह यही होता है जो एकदम रूढ़ हो जाए, अर्थात तो उसे परिवर्तित ना किया जा सके, अर्थात जैसे है वैसे ही रहे, उसमें कदापि कभी किसी भी कीमत पर कोई परिवर्तन ना किया जा सके, होता है रूढ़। ठीक है, तो रूढ़ जो क्या होता है, रूढ़ शब्दों में जो है विभाजन कतई नहीं हो सकता है, रूढ़ शब्दों का विभाजन नहीं किया जा सकता है, और इनमें जो है उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता है। उपसर्गों का प्रयोग का मतलब, अगर उपसर्ग का प्रयोग हो गया तो हम तो उसका विभाजन कर लेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, इनमें उपसर्ग का भी प्रयोग नहीं होता है। अगर आपसे कहीं पर लिखा गया हो प्रदेश, यहां पर आपसे पूछा जाए प्रदेश कौन सा शब्द है, तो आप लगाइएगा कि यह रूढ़ शब्द नहीं है, क्योंकि यहां पे प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए उदाहरण के तौर पे आप देखिएगा, इनका विभाजन नहीं किया जा सकता है, यह रूढ़ होते हैं, इनका एक अलग अस्तित्व होता है रूढ़ शब्द का। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो कतई बदलाव, उनमें जो है कतई बदलाव न किया जा सके, कभी भी कोई बदलाव न किया जा सके। ये आगन लिखा गया है, अगर आप आ और गन को निकाल देंगे, आग और ना को निकाल देंगे, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आगन पार्टिकुलर एक शब्द है, जन्मजात शब्द है। इस जन्मजात शब्द में अब कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपके सामने कमल लिखा गया है, तो कमल एक जन्मजात शब्द है, रूढ़ शब्द है, अपने अस्तित्व में जब से पैदा हुआ है कमल कमल ही है, आज तक कमल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस वजह से यह प्राकृतिक है, नेचुरल है, इस वजह से इसे रूढ़ शब्द कहते हैं। इसमें कतई कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपसे कहा जाए पुस्तक, तो जो पुस्तक है जन्मजात है, नेचुरल है, रूढ़ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जैसे आपसे कहा जाए जल, जल में कोई आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जल में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे, या क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। ठीक है, आइए चलिए आगे बात करते हैं योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द तो आपने पढ़ लिया, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो योग रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जब 2 रूढ़ शब्द मिले, 2 रूढ़ शब्द, इसमें योग का मतलब क्या होता है, जुड़ाव, योग का मतलब जुड़ाव, और रूढ़ का मतलब रूढ़ शब्द। अभी आपने देखा कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो जब 2 रूढ़ शब्द मिल जाते हैं, लेकिन यहां पे लिखा गया है जब 2 रूढ़ शब्द के मेल हो जाए लेकिन तीसरा अर्थ निकले,
रूढ़ शब्द तो मिलते हैं लेकिन उसका तीसरा अर्थ जरूर निकलना चाहिए, तभी योग रूढ़ शब्द होगा, वरना वह योग रूढ़ शब्द नहीं होगा। अभी बताएंगे वो कौन सा शब्द हो जाएगा। तो योग रूढ़ शब्द वो होता है जहां पर दो रूढ़ शब्द मिलते तो हैं लेकिन उनका कोई तीसरा अर्थ निकल जाता है। यहां पे ध्यान रखिएगा, इस बात को मतलब कि अपने दिमाग में सहेज लीजिएगा, उसका तीसरा अर्थ निकल जाता है, इस वजह से इसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसका जैसे यहां पे लिखा गया है, उदाहरण के तौर पे ध्यान रखिएगा, गजानन। गजानन में दो रूढ़ शब्द है, एक है गज, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, एक है गज और एक है आनन। ठीक है, एक गज है एक आनन है। इस गज का मतलब होता है हाथी, क्या होता है? हाथी। और इस आनन का मतलब क्या होता है? मुख होता है। क्या होता है? मुख होता है। तो हाथी के समान मुख अर्थात कौन होता है? गणेश भगवान। तो गणेश भगवान को गजानन कहा गया है। तो गज और आनन, अगर गज अलग लिखा गया है तो ये जन्मजात शब्द है, रूढ़ शब्द है। आनन अलग लिखा गया तो जन्मजात शब्द है, रूढ़ शब्द है। आनन का एक पर्टिकुलर अपना अस्तित्व है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन जो गजानन शब्द है यह दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना है, गज और आनन, और बल्कि यह तीसरा अर्थ निकाल दे रहा है। कि कौन सा तीसरा अर्थ? तीसरा अर्थ गणेश भगवान की तरफ इशारा कर दे रहा है, इस वजह से यह योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, तो इस वजह से ध्यान रखिएगा, आप अगर समाज से परिचित होंगे तो बहुब्रीहि समाज का जितना उदाहरण होता है, दशानन है, पीतांबर है, गजानन है, चंद्रशेखर है, जितने भी बहुब्रीहि समाज के उदाहरण होते हैं वो सभी जो है योग रूढ़ शब्द की श्रेणी में जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पंकज। पंकज का मतलब पंक और जय, ये पंकज जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पंक और जय। पंक का मतलब होता है कीचड़, जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला। कीचड़ में जो जन्म लेता है उसे हम पंकज कहते हैं। तो पंकज दो शब्दों से, पंक और जय से मिलकर के बना है। पंक का मतलब कीचड़, जय का मतलब जन्म लेने वाला। तो यह दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना है, बल्कि यह तीसरे की तरफ इशारा भी कर दे रहा है, अर्थात तीसरा अर्थ भी दे रहा है। इस वजह से पंकज क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। आगे बात करते हैं लंबोदर। लंब धन उदर, लंब धन उदर, उदर उदर मतलब पेट, लंब मतलब लंबा, लंबा है पेट जिसका, अर्थात गणेश भगवान की तरफ इशारा कर रहा है, अर्थात यहां पर भी तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो योग रूढ़ शब्द हो गया। यहां पर दशानन, दस धन आनन, 10 तो एक संख्या को प्रदर्शित करता है। अगर आपसे केवल यही पूछा जाए कि 10 कैसा शब्द है तो 10 रूढ़ शब्द है। क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकुलर अपना अस्तित्व है। अब 10 को आप 9 नहीं कर सकते हैं, 10 का कोई अर्थ नहीं निकाल सकते। 10 अपने आप में 10 है, नेचुरल है, रूढ़ है, इसका अपना एक प्राकृतिक अस्तित्व है। जब से 10 की उत्पत्ति हुई है 10 ही बना हुआ है, इस वजह से इसका परिवर्तन नहीं कर सकते। तो 10 एक रूढ़ शब्द है। और 10 धन आनन, 10 है मुख जिसके, अर्थात यह दशानन की तरफ इशारा कर दे रहा है। दशानन का मतलब भगवान, दशानन का मतलब किसके तरफ? रावण की तरफ इशारा कर दे रहा है, इस वजह से यह योग रूढ़ शब्द हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द आपने समझ लिया होगा। अब आगे बात करते हैं यौगिक शब्द के बारे में। ठीक है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? नीचे तक आ रहा है? हाँ, यौगिक शब्द के बारे में बात करते हैं। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? योग रूढ़ के बारे में आपने जाना कि दो रूढ़ शब्द मिलते हैं, तीसरा अर्थ निकल जाता है तो योग रूढ़ होता है। यौगिक शब्द में दो रूढ़ शब्द तो जुड़ते हैं लेकिन कभी तीसरे अर्थ की उत्पत्ति नहीं होती है। रूढ़ शब्द जुड़ करके एक नए शब्द का अस्तित्व का निर्माण करते हैं, एक नए शब्द का जन्म देते हैं, एक नए शब्द का रचना करते हैं। इसी वजह से इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक का मतलब होता है मिलन, यौगिक का मतलब होता है जुड़ाव, यौगिक का मतलब होता है दो लोगों को जुड़ना। यौगिक, यौगिक, आप समझिएगा, जो पहले या, अभी वर्तमान में हम या को या बोलते हैं, लेकिन आपके दादाजी जो रहे होंगे, दादाजी के पिताजी, ठीक है, हम तो अपने जीवन में ऐसे बुजुर्गों को देखे हैं जो या को जा बोलते हैं। या को क्या बोलते थे वो लोग? जा बोलते थे। तो अगर इस आधार पे यहां पे देखेंगे तो यौगिक मतलब जोगिक, जोग करो, जोग मतलब जुड़ाव करो। तो जब दो लोगों का जुड़ाव हो जाता है तो होता है यौगिक। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो दो रूढ़ शब्दों का तो जुड़ाव किया जाता है लेकिन इसमें तीसरा अर्थ नहीं निकलता है, तीसरा अर्थ नहीं निकलता, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब दो रूढ़ शब्द मिले लेकिन कोई तीसरा अर्थ ना हो, अगर तीसरा अर्थ निकल जाए तो योग रूढ़ में चला जाएगा, लेकिन अगर तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा तो किसमें आ जाएगा? तो यह आ जाएगा भैया यौगिक शब्द में। किसमें? यौगिक शब्द में। तो यौगिक शब्द में मैंने एक उदाहरण लिया है, विद्यालय। यहां पे मैं आपको बता देता हूं विद्यालय कैसा है, तो कैसा शब्द है तो आप सभी लोग जानते हैं। विद्यालय की संधि विच्छेद जब आप करेंगे हो जाएगा विद्या धन आलय। क्या हो जाएगा? विद्या धन आलय।
विद्या एक अलग अस्तित्व है, विद्या एक अपने आप में स्वतंत्र शब्द है, विद्या एक रूढ़ शब्द है, विद्या में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यह एक रूढ़ शब्द है, आलय एक रूढ़ शब्द है। जब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तब जाकर के विद्यालय का निर्माण हो रहा है। अब आप ये नहीं कर सकते हैं कि एक बच्चा हमसे बोला भैया विद्याधनालय करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा स्कूल हो जाएगा। अरे स्कूल कुछ अलग चीज है क्या? गजानन में तो हमने गणेश भगवान की तरफ तीसरा अर्थ दे दिया, गणेश एक भगवान है, उनकी तरफ इशारा हो गया। अब ये बताइए विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, एक बच्चा कहे एक विद्यालय नहीं है स्कूल हो जाएगा, कॉलेज हो जाएगा। अरे बच्चा उसका पर्यायवाची आप बता रहे हो, वही चीज का पर्यायवाची बता रहे हो, वो तीसरा अर्थ नहीं है। योग रूढ़ में तीसरा अर्थ निकल जाता है, यहां पे तीसरा अर्थ नहीं निकलता है। विद्याधन आलय विद्यालय एक ही शब्द की तरफ पार्टिकुलर इशारा कर रहा है कि जहां पर बच्चे पढ़ते हैं वही विद्यालय होता है। ठीक है, तो जहां पर बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय होता है, चाहे आप स्कूल कहिए, चाहे कॉलेज कहिए, चाहे जो कुछ भी आपका मन कहे, मदरसा कहिए, जो भी कहिए चलेगा। ठीक है, तो विद्यालय में दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है। समझ में आया? अब यहां पर मैंने लिखा है पुस्तकालय, पुस्तकालय का मतलब पुस्तकालय, पुस्तक के मन में पुस्तक जहां पे रखा जाता है वो पुस्तकालय होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अभी ध्यान से सुनिएगा, मैंने इस वीडियो को छोटा रखा है, छोटा इस वजह से क्योंकि रचना के अनुसार जो शब्द के भेद हैं वो बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। तो वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक मैंने आपको पूरा बता दिया कि निरर्थक कहते किसे हैं, उदाहरण के साथ। अब इस सार्थक शब्द का सार्थक शब्द के 5 भेद होते हैं। एक रचना के अनुसार, उत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे, काव्य शास्त्री अर्थ के। अभी काव्य शास्त्री वाला आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जब कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़ते होंगे अभिधा लक्षण और व्यंजना उसमें देखे होंगे, लेकिन आपको आपके दिमाग में कभी घुसा नहीं होगा कि अभिधा क्या होता है, लक्षणा क्या होता है, व्यंजना क्या होता है। हम बताएंगे आपको अभिधा व्यंजना और लक्षणा क्या होता है। आज तक मैं 95% प्लस बच्चों की तरफ दावा कर सकता हूं कभी तक कोई अभिधा लक्षणा और व्यंजना पर बात नहीं किया होगा, लेकिन क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये टीईटी में तो बहुत ज्यादा आता है। तो काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पे, विकार या प्रयोग के आधार पे हम बताएंगे, लेकिन आज जो मैंने बेसिकली बात किया है वो मात्र एक टॉपिक पर बात किया, सार्थक शब्द के एक भेद पर बात किया है, रचना के आधार पे। अब इस रचना के आधार पे इस शब्द के 3 भेद हो जाते हैं। अभी मैंने केवल रचना के आधार पे बात किया है, अभी उत्पत्ति, अर्थ, काव्य शास्त्री और विकार के आधार पे बात करना बाकी है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप थोड़ा सा भी लगता है कि यार मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, अकेले मेहनत कर रहा हूं, तो एक बार वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर करने का मतलब क्या है? शेयर करने का मतलब यह है कि हमें जो है रीच मिलती है। ठीक है, ज्यादा लोगों तक हमारी पहुंच होती है। ठीक है, बेसिकली यही उद्देश्य है। और लाइक करने का मतलब यह है, लाइक करेंगे तो हमारी वीडियो थोड़ा, कोई सर्च करेगा तो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, यही मतलब होता है लाइक करने का। और शेयर कहां पे करना है? जितने भी आप सोशल मीडिया चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं तो स्टेटस लगा दीजिए, फेसबुक चलाते हैं तो स्टोरी लगा दीजिए, या पोस्ट ही एक आप वीडियो हमारा कर दीजिए, कोई कुछ आपका जाएगा नहीं। ठीक है, अगर आपको लगता है मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूं, पूरी जान लगा देता हूं कुछ किसी चीज को समझाने में, उस चीज को आप देखते भी होंगे। ठीक है, मैं पूरी तन्मयता, प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ काम करता हूं। मैं कुछ भी काम करूं पूरी तन्मयता, यहां तक कि पूरा जान निकाल कर आपके सामने रख देता हूं किसी चीज को समझाने के लिए। अगर अब भी नहीं समझ में आए तो भैया आपको कोई भी नहीं समझा सकता है, ब्रह्मा भी आएंगे तब भी नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।